आज के व्याख्यान में नवशास्त्रीयतावादी चित्रकारों की चर्चा हम करेंगे, जिसमें प्रथम चित्रकार के रूप में हमने जोसेफ वियन को लिया है, जो 1716 से 1809 के बीच में अपना कार्य करता है। इसकी अवधि में कई प्रयोग किए। वियन फ्रेंच चित्रकार था और रोम इसका निवास स्थान था, और इसने ग्रीक तथा रोमन विषयों तथा अभिप्रायों को अपनी कला में पर्याप्त प्रयोग किया, जिससे उसे बहुत अधिक प्रतिष्ठा भी मिली। अपने समय में वह कला का मुख्य शिक्षक भी माना जाता था। उसके शिष्यों में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय चित्रकार डेविड रहा, जिसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। नवशास्त्रीयतावादी जो क्रांतिकारी चित्रकार के रूप में डेविड को पढ़ेंगे। ये प्रसिद्ध कलाकार भी था। एक और कलाकार है जिसका नाम है हैमिल्टन। स्कॉट हैमिल्टन की शिक्षा ग्लासगो में हुई थी और शिक्षा रोम में 1740 में हुई। ब्रिटेन में 1753 से 1754 में व्यक्ति चित्रकार के रूप में इसने कार्य किया, और कार्य करने के पश्चात वह रोम जाकर प्राचीन कलाकृतियों का व्यापार भी करने लगा। एक और अप्रमुख कलाकार है जिसका नाम आंतोन राफेल मैक्स। यह नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों में अपना स्थान रखता था और ड्रेसडन का दरबारी चित्रकार भी ये रहा। 1741 में वह रोम गया, जहां पेस्टल व्यक्ति चित्रण में उसने विशेष कुशलता प्राप्त कर ली। चित्रकला पर उसने एक पुस्तक भी लिखी, जो कि 1762 में प्रकाशित हुई। 1757 से 1758 में उसका प्रथम महत्वपूर्ण कार्य सेंट यूसेबियो की चर्च की छत के चित्र के रूप में है, किंतु ये नवशास्त्रीयतावादी चित्र के रूप में नहीं जाने जाते हैं। 1761 में ही वह दरबारी चित्रकार जब बनकर स्पेन पहुंचा और उसने राजभवनों को चित्रित किया, उसके बाद धीरे धीरे उसके काम में नवशास्त्रीयतावाद दिखाई देने लगा। 1779 में रोम में उसकी मृत्यु हो गई। मैक्स की कलाकृतियां ड्रेसडन, लिवरपूल, लंदन, मैड्रिड, मिलान, नेपल्स, पेरिस तथा वियना के संग्रहालयों में आज भी संग्रहित है। बेंजामिन वेस्ट एक और आर्टिस्ट है जिसकी आरंभिक शिक्षा अमेरिका में हुई। इटली में यह अमेरिकी चित्रकार बहुत कौतूहल का विषय भी था। उसने मैक्स तथा हैमिल्टन द्वारा परिवर्तित नवशास्त्रीय शैली से प्रभावित होकर छोटे आकार के ऐतिहासिक चित्रों में की एक नई परंपरा प्रारंभ की। तत्पश्चात उसने मध्यकालीन इतिहास पर भी इसी प्रकार के चित्र भी बनाए, जिनका फैशन इंग्लैंड के अतिरिक्त फ्रांस में भी खूब चला। ऐसे ही कलाकारों में बैरी जेम्स ऐसे कलाकार थे जो आयरलैंड के चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। 1764 में बर्क लंदन में लायक था। सारजूशा रेनॉल्ड्स ने उसे ऐतिहासिक चित्रकला की महान शैली में चित्र रचना के लिए प्रोत्साहित किया। बर्क ने उसे इटली जाने का व्यय भी दिया, जहां 1766 से 1771 के मध्य राफेल तथा माइकल एंजेलो का उत्साहपूर्वक अध्ययन किया। 1773 में उसे रॉयल एकेडमी का सदस्य नियुक्त किया गया और 1777 से 1783 की अवधि में उसने अकादमी के विशाल कक्ष में बड़े आकार के 6 चित्र बनाए, जिसमें से 2 चित्र 42 फीट लंबे हैं। इनमें मानव संस्कृति की उन्नति का चित्रण किया गया है। 1782 में उसे
अकादमी में चित्रकला का प्रोफेसर नियुक्त कर लिया गया था, किंतु अन्य सदस्यों की तीव्र आलोचना करने के कारण 1799 में उसे वहां से निष्कासित कर दिया गया। उसके अंतिम वर्ष निर्धनता में बीते। उसके किसी भी संरक्षक को इटली की महान शैली पर आधारित ऐतिहासिक तथा वीर नायकों के विषयों का चित्रण पसंद नहीं था। उसके व्यक्ति चित्र उत्तम कोटि के हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति का चित्र बनाने के लिए उसे विवश नहीं किया जा सकता था। इसके पश्चात हम एक प्रसिद्ध कलाकार दाविद की चर्चा करेंगे। लुकास लुईस डेविड 1748 से 1825 के मध्य का इसका कार्यकाल था। नेपोलियन के शासनकाल में फ्रेंच चित्रकला में क्रांति लाने वाला महत्वपूर्ण चित्रकार दाविद ही था। उसके चित्रों में सामाजिक तथा राजनीतिक क्रांति के दर्शन होते हैं। दाविद बुशे का संबंधी था, जिसने 1765 में उसकी कला की शिक्षा का अपने ऊपर भार लिया और वियन को सौंपा। 1774 में उसने रोमन अकादमी का पुरस्कार भी जीत लिया था और 1781 में रोम में जाकर रहने लगा। उसने बुशे की शैली के स्थान पर नवशास्त्रीयतावादी शैली का प्रचार किया और उसमें कैरवेज्जो के समान तीव्र छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया। 1782 में वह अकादमी का सदस्य हो गया और 1785 में रोम में उसने ओथ ऑफ होराती नामक चित्रण प्रारंभ किया। यह चित्र बहुत क्रांतिकारी चित्र के रूप में जाना गया, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। इस चित्र में रंगों की भांति आकृति चित्रण को प्रमुखता दी गई और सरलता, संयम तथा अनुपातों का ध्यान भी रखा गया। इस शैली की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण फ्रेंच कलाकृति है। 1789 की फ्रांस की जन क्रांति के समय डेविड ने लुई 16वें के मृत्यु के दंड के पक्ष में मत दिया था। इससे यह स्पष्ट है कि वह प्रजातंत्र की पक्षपाती था। उसने क्रांति में हुए शहीदों के व्यक्ति चित्र भी अंकित किए। रोबेस्पियर के पतन के साथ साथ दाविद भी पकड़ लिया गया था और जेल में भी भेज दिया गया। उसकी पत्नी, जिसे वह छोड़ चुका था, तथा शिष्यों के प्रयत्नों से वह वहां से छूटा और पत्नी के साथ पुनः रहने लगा। 1798 में नेपोलियन से उसकी भेंट हुई और वह उसका भक्त हो गया। नेपोलियन ने भी उसकी खूब प्रशंसा की तथा उसे अपने प्रचार का साधन बनाया। उसने नेपोलियन को बिठाकर उसका एक व्यक्ति चित्र भी बनाया था, परंतु वह अधूरा ही रहा। उसने नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्प्स नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया, जो कि बहुत भव्य भी है। दूसरा सिंहासन रोहण नामक चित्र, जिसमें 1805 से 1807 तक का परिचय है। इस चित्र में कोई 100 प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं। वॉटरेल के युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई। दाविद 1816 में स्विट्जरलैंड भाग गया। वहां से वह ब्रुसेल आया और ग्रीक विषयों के क्लासिकल चित्र बनाने लगा। 1825 में उसकी मृत्यु हो गई। वहां वह प्राय यूनानी विषयों को ही चित्रित करता रहा। दाविद की शैली में विरोधी स्रोतों का समन्वय है। युवा अवस्था में वह ग्रीक रोमन शास्त्रीयता का पक्षपाती रहा। नेपोलियन के चित्रों से वह वेनिस की रंग योजनाओं तथा प्रकाश का प्रयोग करने लगा। अंत में वह पुनः प्राचीन शास्त्रीय शैली की ओर आकृष्ट हुआ। उसमें वेनिस की कला का प्रभाव भी अंत तक दिखाई देता है। व्यक्ति चित्रों में वह यथार्थवादी रहा। उसके ऐतिहासिक विषयों के चित्रों में प्रगतिशील मधुर शैली के दर्शन होते हैं। संभवतः उस पर स्वच्छंदतावाद का प्रभाव धीरे धीरे पड़ने भी लगा था। वह एक महान कला शिक्षक था। जोरार्ड, ग्रॉस, एंग्र तथा गिरोटेट उसके प्रमुख शिष्यों के रूप में जाने जाते हैं। दाविद के प्रारंभिक चित्रों में मिनर्वा की विजय नामक चित्र, इसके बाद 1785 में जो चित्र बना उसमें ओथ ऑफ
होराती का प्रण चित्र था। यह चित्र नवशास्त्रीयतावाद का सर्वप्रथम चित्र माना जा सकता है और इस चित्र का निर्माण उस समय हुआ जब राजसत्ता कमजोर हो रही थी और फ्रेंच जनता अपने सम्मुख रोमन गणतंत्र का आदर्श रखे हुए आगे कदम बढ़ा रही थी। इस परिस्थिति का दाविद को भी बहुत लाभ हुआ। उनके चित्र की दर्शकों ने प्रशंसा भी की थी। जनता को खुश करने हेतु राजा ने दाविद से उस चित्र को खरीद भी लिया था। ऑर्थोफोराती की हम बात करते हैं तो जो गोल्डन सेक्शन की बात की जा सकती है। ग्रीक जो कला आदर्श थे वो इसमें साफ दिखाई देते हैं। ग्रीक कला का प्रभाव भी इसमें समकालीन फ्रेंच कला पर जो पड़ रहा था वो दाविद के चित्रों में देखने को मिलता है, पर वो नवशास्त्रीयतावादी शैली के रूप में हमको समझ में आएगा, जिसमें अध्ययन किया गया चित्र है। रंगों का भी अधिक वेनिशियन कलर्स जो स्टाइल थी उसको उसमें उपयोग में लिया गया है। साथ ही उसमें ट्रायंगल जो स्पेस था उससे उसका